तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है इसका एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये हमारा 11वां सैम्पल पेपर होने वाला है हिंदी का। जी हाँ बच्चों, इससे पहले मैंने 10 सैम्पल पेपर हिंदी सब्जेक्ट के ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर जा करके देखिएगा। आपका जो कल एग्ज़ाम होने वाला है यानी कि 19 फरवरी को, जी हाँ बच्चों 19 फरवरी 2024 को जो आपका हिंदी का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके अंदर आपको ये सैम्पल पेपर्स बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है, और ये 11वां सैम्पल पेपर भी हम लोग बेसिकली कर ही रहे थे। इसका पार्ट 1 वाला वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे आपको इसका पार्ट 1 का वीडियो देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट 1 का वीडियो आपने देख लिया है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा बच्चों। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। आज मैं लाइक का टारगेट रखता हूं, कम से कम 200 लाइक तो कर ही दीजिएगा इस वीडियो पे। ठीक है, जितना ज़्यादा वैसे आप लाइक करते हैं मोटिवेशन तो हमारा बढ़ता ही है, और मिनिमम आज 200 लाइक कर दीजिएगा। देखता हूँ 200 लाइक हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। ठीक है, चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। और हाँ बच्चों, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी बच्चों के लिए, तो वो अपडेट देखिए बच्चों। हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी के 20 सैंपल पेपर्स। जी हाँ बच्चों, 20 सैंपल पेपर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अगर आप इनकी तैयारी कर लेते हैं तो कल का एग्जाम आपका बहुत अच्छा जा सकता है। इन 20 सैंपल पेपर से आपकी बहुत सारी चीज़ों की तैयारी हो जाएगी एक ही साथ। चाहे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हो, अभिव्यक्ति और माध्यम वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए, अंतराल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए, सारा चीज आपको इन्हीं सैंपल पेपर्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का भी आप ले सकते हैं साथ में। कॉम्बो ऑफर में अगर आप लेंगे तो 269 में आपको यहाँ पर 3 सब्जेक्ट के यानी 60 सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप सेपरेटली एक सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं हिंदी सब्जेक्ट का तो वो वैसे तो 199 का है, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं तो केवल 99 रुपीज़ में आपको यहाँ पर 20 सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा। अब लेना कैसे है भैया, 3 तरीका है लेने का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला तरीका है कि आप मेल कर सकते हैं विद्यालय स्टडी पॉइंट 07@gmail.com पर। उसके बाद आपको टीम जो है यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लेगी और आपको सैंपल पेपर्स मिल जाएगा। उसके लिए आपको 99 रुपीज़ पे करना होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आप टेलीग्राम जो नंबर है हमारा इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम नंबर है, पहले ये व्हाट्सअप नंबर हुआ करता था लेकिन व्हाट्सअप में कुछ इशू आ रहा है, तो इस नंबर से अगर आपको लेना है तो टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सअप पे लेना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है। व्हाट्सअप जो नया नंबर होगा व्हाट्सअप का जिस पर आप जो है कि मैसेज करके ले सकते हैं इन सैंपल पेपर्स को, तो वो मैं कमेंट सेक्शन में आपको दे दूंगा और उसको मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, पिन कर दूंगा तो उस पर आप कांटेक्ट करके व्हाट्सअप पे अपना जो सैंपल पेपर्स का पीडीएफ है उसको ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी, बोले तो खंड ब के अंदर, जिसके अंदर वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए। 3 आपको यहाँ पर टॉपिक दे दिया है, तीनों में से किसी एक पर एक रचनात्मक लेख आपको लिखना है। रचनात्मक लेख निबंध की तरह ही होता है, उसमें आपको थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता को ऐड करना होता है बच्चों। ठीक है, पहला टॉपिक है आपका गर्मी की पहली बारिश, दूसरा है आपका प्रातः काल योग करते लोग, तीसरा है आपका खेल में मेरी रुचि। इन तीनों में से किसी एक पर आपको 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है। तो मैंने पहला वाला जो आपका टॉपिक दिया गया है गर्मी की पहली बारिश, इसके ऊपर जो है रचनात्मक लेख लिख करके दिखाया है कि कैसे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको लिखना है गर्मी की पहली बारिश, फिर शुरू हो जाना है। बारिश प्रकृति के सबसे खूबसूरत पलों में से एक है। बारिश जब आती है ना तो बहुत मजा आता है। आप कभी बारिश के अंदर नहाए हैं बच्चों, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बारिश में नहाते वक्त अपना जो मुंह है वो ऊपर आसमान की तरफ रखे हो और आपके मुंह के ऊपर जो है रिमझिम सी बारिश गिर रही हो, कितना शीतल आनंद आता है भाई। कभी भी जब बारिश होता है ना, दूसरी तीसरी जब बारिश होती है तो मैं तो ये हर साल करता हूँ भाई, बहुत अच्छा लगता है जब अपने चेहरे के ऊपर वो ठंडी ठंडी बूंदे आकर के गिरती है तो काफी एकदम सुकून सा मिलता है। अगर आपने किया है तो कमेंट करके बताइएगा मुझे। ठीक है, और अगर आपने नहीं किया है तो डेफिनेटली एक बार इसको ट्राई
कीजिएगा। पहली बारिश में मत नहाइएगा, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, उसमें अगर आप नहाएंगे तो दिक्कत हो सकता है। दूसरी, तीसरी या चौथी बारिश जब होती है आपके एरिया में तब नहाया कीजिएगा, बहुत मजा आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है बारिश प्रकृति के सबसे खूबसूरत पलों में से एक है जो किसी भी व्यक्ति को हर्षित तथा आनंदित कर सकता है। ठीक है, गर्मी की पहली बारिश एक अम्लीय वर्षा होती है जो कुछ हद तक हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होती है, मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी हम गर्मी के सीजन की पहली बारिश पर हम अपने घर के बाहर बारिश में भीगते हैं। ठीक है, लेकिन आप मत भीगिएगा पहली बारिश में, दूसरी, तीसरी, चौथी बारिश में आप भीग सकते हैं और खुश होकर मुस्कुराते हुए आनंद लेते हैं। गर्मी के कड़े दिनों में बारिश में प्राकृतिक ठंडा स्नान करने पर बहुत आनंद मिलता है। ठीक है बच्चों, जब गर्मी का दिन होता है बच्चों, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि इतनी गर्मी होती है ना, पूरा पसीने से लथपथ होते हैं हम। ठीक है, कई बारी तो क्या होता है कि पंखा चल रहा होता है, कूलर चल रहा होता है, फिर भी गर्मी लग रहा होता है। ठीक है, और उसी में अगर बारिश हो जाए तो ओए होए होए प्राकृतिक ठंडक, मजा ही आ जाता है। ठीक है, आनंद मिलता है। जब बारिश में भीग रहे होते हैं तब हमारी माताएं हमें जो है सो कि हमेशा चिल्लाती हमारे ऊपर। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ आनंद लेना पसंद करते हैं। बारिश होने के कारण स्कूल बंद होने पर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, बारिश होता है तो स्कूल बंद हो जाता है। बंद क्यों हो जाता है? क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रहा है, तो घर वाले ही बोल देते हैं अरे तेज बारिश हो रहा है मत जा, या कभी कभी समटाइम्स स्कूल भी कैंसिल हो जाता है। बहुत रेयर केस होता है कि स्कूल कैंसिल होता है, लेकिन घर वाले ही मना कर देते हैं, बोलते हैं आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। या आप अपने घर वालों को बोल देते होंगे मम्मी आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, आज नहीं जाऊँगा स्कूल। मम्मी बोलती होगी ठीक है कोई बात नहीं। तो इससे बड़े बच्चे तो नहीं, 11वीं 12वीं के बच्चे उतने ज़्यादा खुश नहीं होते, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं ना, चौथी 5वीं के, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ठीक है, और मेरे पास कुछ ट्यूशन में पढ़ते हैं छोटे बच्चे, पहली से लेकर के 8वीं तक के। तो जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, पहली, दूसरी, तीसरी के, जब बारिश-वारिश हो रही होती है और वो स्कूल नहीं जाते हैं, तो वो बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मेरे को आकर के बताते हैं, भैया मैं आज स्कूल नहीं गया, पता है आपको बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, भैया, 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 मतलब वो भैया, भैया बोल करके ना सर खा जाते हैं बिल्कुल एकदम। छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो उनके अंदर मतलब कोई भी ना वो नहीं होता, जलन इस तरह की चीज़ें नहीं होती, बहुत कोमल होते हैं वो हृदय के। ठीक है, देखिए आगे क्या बताया गया है। कई लोग बारिश के बहाने कई चटपटे नाश्ते का लुत्फ़ उठाते हैं। बारिश का सिर्फ़ एक ही जो बारिश का दिन होता है ना, उसका एक ही दिन इन लोगों के चेहरे पर अधिक खुशी की लहर ला देती है। बारिश का सिर्फ एक दिन ही जो होता है ना, उसके कारण क्या होता है, लोगों के चेहरों पर अलग ही खुशी की लहर आ जाती है, क्योंकि पिताजी सोचते हैं कि चलो आज तो गर्मा गर्म पकौड़े मिलेंगे, प्याज के पकौड़े, गोभी के पकौड़े, अब खोते रे पुत्रे ला पकौड़े ला यार। ठीक है, वहीं यह प्यासी धरती के प्यास को भी कम करता है। जो हमारी धरती सूख रही होती है, बंजर हो रही होती है, तो हमारी धरती की प्यास को भी बुझाता है बारिश। ठीक है, मान्यता के अनुसार यह भगवान का आशीर्वाद होता है। बारिश जो है ना, अगर मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो यह भगवान का आशीर्वाद होता है बच्चों। ठीक है, इस प्रकार गर्मी की पहली बारिश खुशी का मौसम बना देता है। गर्मी की जो पहली बारिश होती है वो खुशी का मौसम बना देता है। तो इस प्रकार से एक रचनात्मक लेख आप लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अच्छे शब्दों का चयन कीजिएगा, जिससे कि टीचर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाए और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले बच्चों। ओके, अब हम लोग आ गए हैं 8वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में लिखिए। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अभिव्यक्ति और माध्यम वाली पुस्तक के अंदर से, उसमें से कोई 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन का जो वर्ड लिमिट दिया गया है वो 60 शब्द दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या करके। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि फीचर से क्या अभिप्राय है, फीचर कितने प्रकार के होते हैं और इनकी विशेषताएं बताइए। 3 क्वेश्चन को जोड़ करके क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है। पहला क्वेश्चन है कि फीचर होता क्या है, दूसरा है कितने प्रकार के हैं, और तीसरा है इसके विशेषताएं आपको बतानी है। तो फीचर के बारे में इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मुख्य रूप से मनोरंजन करना होता है। ठीक है, फीचर आपसे कोई भी पूछे तो बता दीजिएगा। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन की शैली है जिसका जो उद्देश्य होता है, मोटिव होता है, वो सूचना देना होता है, शिक्षित करना होता है, और मेन जो मोटिव होता है फीचर का वो आनंदित करना या मनोरंजन करना होता है। किसका? पाठकों का। ठीक है,
फीचर कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से मुख्य आप लिख सकते हैं समाचार बैकग्राउंड फीचर, रूपात्मक फीचर, ठीक है, खोज परख फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, साक्षात्कार फीचर, यात्रा फीचर, जीवन शैली फीचर, विशेष कार्य फीचर, ठीक है। इस तरह से कई प्रकारों के बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। अब बात करें फीचर की विशेषता के बारे में, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों कि फीचर की शैली कथात्मक शैली की तरह होती है। इसका आकार रिपोर्ट से बड़ा होता है। इसका जो आकार होता है बच्चों वो रिपोर्ट से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। चलिए, परफेक्ट। कुछ और बातें बताई गई है कि एक अच्छे फीचर या रोचक फीचर जो कह लीजिए उसके साथ फोटो होना जरूरी होता है, रेखांकन जरूरी होता है, ग्राफिक्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एक अच्छा फीचर अगर आपको चाहिए तो उनके साथ ये चीज़ें होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है बच्चों, ठीक है। फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती, फीचर बोझिल नहीं होते हैं, ऐसा नहीं लगता कि भैया कोई बोझ है हमारे ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आप फीचर की विशेषता बता सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि संपादकीय लेखन क्या होता है एवं अखबार में किस तरह के लेख होते हैं। तो आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को उस अखबार की अपनी आवाज माना जाता है और संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे अखबारों में प्रकाशित होने वाले विचारपूर्ण लेखन से उस अखबार की छवि बनती है। अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय अग्रलेख, लेख और टिप्पणियाँ विचारपूरक पत्रकारीय लेखन की श्रेणी में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है पत्रकारीय लेखन की श्रेणी में आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ रखा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा इसको, कि लोकतंत्र का चौथा खंभा किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो जो लोकतंत्र का चौथा खंभा है बच्चों वो मीडिया को या फिर पत्रकारिता को कहा जाता है। और लोकतंत्र का चौथा खंभा यहाँ पर इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा जो है समस्याओं को उजागर कर समाधान ढूंढा जाता है। यह पहरेदार का भी कार्य करता है। तो एमसीक्यू में इस तरह से भी आ जाता है कि पहरेदार से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो आपको बताना होगा वो मीडिया की बात यहाँ पर हो रही है या पत्रकारिता की बात हो रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 9वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में लिखिए। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे उसका आंसर कम से कम आपको 60 शब्दों में लिखना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि संवाद जो होता है वो नाटक के प्राण होते हैं। भैया सिद्ध कीजिए, ठीक है। जो संवाद होता है बच्चों वो नाटक का प्राण होता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए नाटक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व अगर कोई होता है तो वो संवाद ही होता है, इसीलिए संवाद को नाटक का प्राण भी कहते हैं। संवाद के बिना नाटक की गतिशीलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती, यानी संवाद अगर ना हो तो नाटक आगे बढ़े ही ना, गतिशील हो ही नहीं सकता ही, ठीक है। उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। आगे देखिए क्या बताया गया है कि संवादों से ही नाटक के चरित्रों का विकास होता है। संवाद की काव्य को गतिशील बनाते हैं। ये जितने सहज होंगे उतना ही दर्शकों के मर्म को जो है छुएंगे। अतः नाटक के संवादों को परिवेश के अनुकूल ही सहज स्वाभाविक होना चाहिए, तभी वे दर्शकों को बांधने में सफल होते हैं और नाटक की सार्थकता भी तभी सिद्ध होती है। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अधिकांश समाचार एक विशेष शैली में लिखे जाते हैं। किस शैली की बात कर रहा है? उल्टा पिरामिड शैली। इसका कारण बताते हुए शैली का विस्तृत परिचय दीजिए, ठीक है। तो किस शैली की बात हो रही है? उल्टा पिरामिड शैली की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि भैया इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना यानी क्लाइमेक्स जो होता है वो सबसे निचले में ना होकर के सबसे ऊपर होता है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे आगे, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, और यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक समाचार यहाँ पर खत्म नहीं हो जाता है बच्चों। इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य में शुरू हो गया था। इसका विकास अमेरिका में देखने को मिला, अमेरिका के गृह युद्ध के बाद हुआ, ठीक है। और धीरे धीरे इस शैली का विकास हुआ और यह समाचार लेखन की मानक शैली बन गई, जिसका आधार पर आज के टाइम पर मोस्ट ऑफ द समाचार पत्र लिखे जाते हैं। समाचार जो आपको टीवी के माध्यम से सुनाया जाता है या दिखाया जाता है उसमें भी इसी शैली का मतलब होता है स्टाइल, तो इसका प्रयोग होता है बच्चों। ओके, तो ठोको लाइक। चलिए आगे चलते हैं।
अब हम लोग आ गए हैं 10वें प्रश्न के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि पद पाठ की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। जो पद आपका पाठ है उसकी मूल संवेदना क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि इस पाठ में राधा की विरह वेदना और प्रेम के अनिवार्यनीय रूप का वर्णन है। ठीक है, और कृष्ण राधा को छोड़कर मथुरा में जा बसे हैं और एक बार भी उनसे मिलने गोकुल नहीं आए हैं। राधा उनके वियोग में, वियोग का मतलब होता है दूर रहना, ठीक है, इसमें व्याकुल है, उनसे अब कृष्ण के बिना रहा नहीं जाता है। राधा जी जो है उनको कृष्ण के बिना तो बिल्कुल रहा जाएगा ही नहीं, क्योंकि राधा और कृष्ण, राधे कृष्ण, ठीक है, बिना कृष्ण के राधा जी अधूरी हैं और बिना यहाँ पर राधा जी के कृष्ण जी अधूरे हैं। तो जब भी आप देखते होंगे नाम लिया जाता है तो ऐसे बोला जाता है राधे कृष्ण राधे राधे हरे कृष्णा हरे राधा, है कि नहीं। उनकी विरह व्यथा का अलग अलग पद के द्वारा वर्णन किया गया है। प्रेम के अनुभव को प्रतिपल नवीन होने वाली अनुभूति बताया गया है इसके अंदर। तो पद पाठ का जो मूल संवेदना है वो इस तरह से आप यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं। इसके अंदर राधा मैया जो है उनकी विरह वेदना के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से कृष्ण जी उनको छोड़ करके चले गए हैं और दोबारा एक बार भी मिलने उनसे अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। फागुन महीने की हवा विरहनी नायिका को किस प्रकार प्रभावित करती है? 12 मासा कविता के आधार पर लिखिए। जो फागुन महीने की हवा होती है, ठीक है, तो वो कैसे विरहनी नायिका जो है उसको प्रभावित कर रही है, 12 मासा जो आपकी कविता है उसके आधार पर आपको बताना है। तो आंसर इस तरह से आप लिखेंगे कि फागुन महीने की हवा दुखी कर रही है, उसको क्या कर रही है? दुखी कर रही है। और पिया से अलग रहकर जलने का बोध हो रहा है उसको। जो पिया है यानी जिसको प्रेम करती है उससे जो वो अलग है, इससे वो उसको जलने का बोध हो रहा है इस महीने में। ठीक है, शरीर को प्राण छोड़ दे या हवा इसे उड़ा ले जाए ऐसा प्रतीत हो रहा है। मैं प्रियतम के पैरों में गिर पहूं आदि ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं जानऊं निज नाथ स्वभाव के आधार पर राम के स्वभाव की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये जो लाइनें बोली गई है कि मैं जानऊं निज नाथ स्वभाव, इसके आधार पर राम की कौन सी चारित्रिक विशेषताएं यहाँ पर निकल करके आती है राम भगवान की। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिखेंगे कि इस कथन से राम के स्वभाव की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। ठीक है, यहाँ राम लिखा हुआ है, राम जी होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ राम जी के स्वभाव की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। राम जी जो है उनका स्वभाव अत्यंत विनीत एवं कोमल है। उनका जो स्वभाव है, उनका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा कोमल नेचर है उनका। ठीक है, और वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। जो अपराधी होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उन पर भी क्रोध नहीं करते। राम जी इतने ज़्यादा विनम्र स्वभाव के, इतने ज़्यादा कोमल स्वभाव के बच्चों। ठीक है, अपने अनुज यानी अपने भाई भरत पर तो उनकी विशेष कृपा दृष्टि देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब हम लोग आ गए हैं 11वें प्रश्न के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो 2 आपको यहाँ पर काव्यांश दे दिया गया है, 2 में से किसी एक काव्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला वाला काव्यांश आपका कुछ इस तरह से दिया गया है। ठीक है, इसके अथवा में जो काव्यांश दिया गया है ना, उसका सप्रसंग व्याख्या करके मैंने आपको दिखा रखा है। ठीक है, और इसका भी सप्रसंग व्याख्या कर रखा है। इससे पहले वाला जो सैंपल पेपर का वीडियो मैंने डाला है 10वें सैंपल पेपर का, उसके अंदर आप जाकर के देखिएगा तो इसका मैंने सप्रसंग व्याख्या करके दिखा रखा है इस वाले काव्यांश का। ठीक है, इसके अथवा में जो आपका काव्यांश दे रखा है वो कुछ इस तरह से, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या करनी कैसे है मैंने आपको 85 बार बता रखा है। स्टार्टिंग की कुछ लाइनें ले लीजिएगा, जैसे मैंने ले लिया है, अगहन देवस घटा, फिर यहाँ पर आपको डॉट 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 इस तरह से डाल देना है। फिर लास्ट में जो लास्ट की लाइनें हैं, ये वाली लाइन ये ले लीजिएगा, धुआं हम लाग, ये ले लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये किस चैप्टर से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। ठीक है, इसके लेखक कौन है यानी कवि कौन है। ठीक है, और फिर इसके बारे में व्याख्या वगैरह थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। जैसे कवि की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हो जाएंगे। कविता कौन सी है? पद्मावत महाकाव्य से 12 मासा। ठीक है, और प्रसंग की बात करें तो इसमें कवि ने नागमती की जो विरह है उसका वर्णन किया है। ठीक है, जिसे उसका पति पद्मावती को प्राप्त करने के लिए
छोड़कर चला जाता है। ठीक है, उसका जो पति है वो पद्मावती को प्राप्त करने के लिए उसे छोड़कर चला जाता है और नागमती की जो विरह वेदना है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो ये तो हो गया प्रसंग। उसके बाद पूरा आप व्याख्या कर देंगे कि कैसे अघन मास में विरह का जो अग्नि था वो उसको जला रहा था। ठीक है, रातें लंबी हो गई थी, उसके लिए दिन छोटे हो रहे थे। ठीक है, इस मास के अंदर। तो इस तरह से पूरा आप व्याख्या कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप देने वाला हूँ, वो ये है कि अगर जिस भी बच्चे ने पूरा पढ़ रखा है, पूरे साल भर एनसीईआरटी पढ़ा है, वो तो भैया बहुत अच्छे से यहाँ पर सब प्रसंग व्याख्या कर लेगा और खासकर व्याख्या कर लेगा वो। यहाँ पर सब प्रसंग व्याख्या के अंदर मैं ये जो व्याख्या होता है ना, इसकी बात अभी कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप वो बच्चे हैं, उन बच्चों में से हैं जिन्होंने अभी तक ज़्यादा नहीं पढ़ाई किया है, तो जहाँ पर व्याख्या करने की बात आएगी ना बच्चों, वहाँ पर व्याख्या करने का टिप ये है कि स्टार्टिंग की जो 3-4 लाइनें लिखिएगा वो तो एकदम अच्छा से लिखिएगा कि टीचर उसको काट ही ना सके। ठीक है, जितना भी आपको आता है ना उससे एक्स्ट्रा ही दिमाग लगा करके स्टार्टिंग की 3-4 लाइनें लिखिएगा और फिर 4-5 लाइनें जब आपकी हो जाएंगी अच्छे से, जिसको टीचर काट नहीं सकता, वहाँ पर नंबर मिलने ही मिलने हैं। उसके बाद जो है आप बना बना करके लिख सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं, पहले से ही बना बना करके लिखने लग जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ आपका नंबर कटने का चांस ज़्यादा रहता है। तो कोशिश किया कीजिए, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग की लाइनें अच्छे से लिखिए और फिर उसके बाद 4-5 लाइन लिखने के बाद फिर बना बना करके लिखिए जितना आपको समझ में आ रहा है बच्चों। तो इस तरह से व्याख्या कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर व्याख्या आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए भैया इसी सप्रसंग व्याख्या का काव्यागत विशेषता के अंदर। इसके अंदर आप लिख देंगे नागमती की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण हमें देखने को मिला है। साथ ही साथ दूभर दुख कीमी काढ़ी रूप रंग दुख दुग्ध में अनुप्रास अलंकार है। जरे विरह ज्यों दीपक बाती उदाहरण अलंकार उपमा है इसके अंदर। भाषा ठेठ अवधि है। जो रस है वो वियोग व श्रृंगार रस है। जो छंद है वो दोहा चौपाई और कड़वक है और शैली जो है वो चित्रात्मक शैली है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों। ओके, आगे चलते हैं। हम लोग आगे हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ पर 12वें क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है निम्नलिखित में से कोई 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ के आधार पर बताइए कि स्वतंत्रोत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ रखा है। तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि स्वतंत्रोत्तर भारत में विकास के नाम पर पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण जो है और प्रकृति का अंधाधुंध दोहन ही भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे इंडिया में क्या होता है कि अरे चलो भैया वेस्टर्न कल्चर अपना लेते हैं। ठीक है, मैं अभी चैया बोलने वाला था। चैया, मेरे उधर एक लड़का है जिसको फेमस नाम है उसका, उसको चैया बोल देते हैं। ठीक है, खैर, तो देखिए जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ के आधार पर अगर बात करें तो जो हमारा स्वतंत्र भारत है उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि विकास के नाम पर ना हम लोगों को जोर दिया गया है कि पश्चिमी सभ्यता को अपनाओ। सूट पॉइंट पहनो, अरे बड़ा आदमी दिखेगा, कोट पॉइंट पहनो, ठीक है, बड़ा आदमी दिखोगे। पश्चिमी संस्कृति को, पश्चिमी सभ्यता को हम दबा के अंधाधुंध उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को, सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। और जो हमारे यहाँ पर प्राकृतिक चीज़ें हैं, संसाधन है, उसका अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। पेड़ काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं। ठीक है, और जो पानी है उसका दबा के इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है उसका अंधाधुंध इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं भारत में। ठीक है, इसे ही सबसे बड़ी ट्रेजेडी कहा गया है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के अंदर शासक वर्ग ने कभी भी प्रगति और विकास के पैमाने में प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति में संतुलन स्थापित करने का प्रयास नहीं किया है। जो शासक वर्ग है, ठीक है, जो गवर्नमेंट्स आई हैं, उन्होंने कभी भी ये प्रयास नहीं किया है कि किस प्रकार से हम प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच में संतुलन बना करके रखें। ठीक है, उन्होंने बस यही प्रयास किया है कि अंधाधुंध प्रकृति को नुकसान पहुंचाओ, संस्कृति को भूलते जाओ और मनुष्य को तो भूल ही चुके हो पहले। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में अगर आप देखेंगे, मैं वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ की जो गवर्नमेंट्स है वो इन तीनों चीज़ों के अंदर बैलेंस बनाने का प्रयास करती हैं। ठीक है, यही कारण है कि आज वो इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं और हम इतने ज़्यादा पीछे रह चुके हैं। और भी बहुत सारे कारण आप लिख सकते हैं वैसे तो, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन से हट के था ये चीज़। ठीक है, यहाँ पर आगे कुछ और चीज़ें बताई गई है। यही कारण है कि विकास के नाम पर अनेक प्राकृतिक स्थल उजाड़ दिए जाते हैं। जो भी हमारे प्राकृतिक स्थल होते हैं वो उजाड़ दिए जाते हैं। ठीक है, मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे देता हूँ ना, कि मैं झारखंड में रहता था बच्चों। ठीक है, झारखंड में क्या था कि बहुत ज़्यादा प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ पर है। बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, पहाड़ ही पहाड़ है। तो मैं पहाड़ वगैरह पे बहुत जाया करता था। तो अभी मेरे को 10, 12 या 13 साल हो गया होगा झारखंड गए हुए, गया नहीं हूँ मैं। ठीक है,
लेकिन मैं क्या मतलब आपको बताऊं, मैं 1-2 हफ्ते पहले मैं ऐसे गूगल मैप पे वो स्ट्रीट व्यू का ऑप्शन आता है जिसके अंदर ना आप चित्रों को देख सकते हैं, वहाँ के जो चित्र लिए गए हैं ना गूगल के द्वारा उनको आप देख सकते हैं। तो मैं देख रहा था, मैंने देखा इतना ज़्यादा डेवलप कर दिया है ना, ठीक है। अच्छा भी लगा और बुरा बहुत ज़्यादा लगा देख के कि वहाँ पर जो प्राकृतिक सौंदर्य था ना उसको उजाड़ दिया गया है पूरी तरह। रोड बना दिया, हाईवे बना दिया, ठीक है। जितना पेड़-पौधा था, जो-जो अच्छी-अच्छी लोकेशन थी जहाँ पर मैं बचपन में जाया करता था, सबको बर्बाद कर दिया भाई। तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है यार, ठीक है। संस्कृति को नष्ट कर दिया जाता है आज के टाइम पे और परिवार जो होते हैं, उनको उनके घरों से उजाड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जहाँ कोई वापसी नहीं, इस पाठ के आधार पर जो स्वतंत्र भारत है, उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है, ठीक है, स्वतंत्र भारत की। ओके? अगला क्वेश्चन देखिए, थाना बिहपुर स्टेशन पहुंचने के बाद हरगोविंद का मन भारी क्यों हो गया? तो हरगोविंद का जो मन था वो भारी इसलिए हो गया क्योंकि बिहपुर जो है बड़ी बहुरिया का मायका है। हरगोविंद संवाद सुनाना नहीं चाहता और संवाद सुनाने को लेकर असमंजस में था। अपने गांव की बदनामी से वो भयभीत था कि कहीं उसके गांव की बदनामी ना हो जाए। इसीलिए जब हरगोविंद यहाँ पर पहुँचता है तो उसका मन भारी हो जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चार हाथ कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। जो चार हाथ कहानी है इसका प्रतिपाद्य आपको बताना है। तो इसका आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि चार हाथ कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है कि किस तरह से जो कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है उसके अंदर मजदूरों का शोषण किया जाता है। 12 घंटे, 15 घंटे, 18-18 घंटे जो है मजदूरों से काम करवाया जाता है। पूंजीपति लोग जो होते हैं, पूंजीवादी जो लोग होते हैं, वो भांति भांति के उपाय कर मजदूरों को पंगु बनाने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं और अंततः उनकी अस्मिता को ही समाप्त कर देते हैं। वो अलग अलग तरह के रास्ते ढूंढते हैं कि कैसे हम मजदूरों को पंगु बना दे और वो हमारे इशारों पर ही काम करे। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं है, वे तो मिल के कल पुर्जे बन गए हैं और लाचारी में आधी मजदूरी पर भी काम करने को विवश है। अब भैया मजदूर लोग इतने ज़्यादा विवश हो चुके हैं कि वो आधा मजदूरी पर भी काम करने के लिए रेडी है कि चलो भैया आधा ही पैसा दे दो, काम तो दे दीजिए ना मालिक, काम तो दे दीजिए, ठीक है। इतने में ही वो काम करने के लिए तैयार है, ठीक है। मजदूरों की यह लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है, ठीक है। तो ये आपका है चार हाथ कहानी का प्रतिपाद्य। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। ओके, आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग आ गए हैं 13वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर बोला जा रहा है निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। दो गद्यांश यहाँ पर दे दिया है, दोनों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो आप देख सकते हैं पहला वाला गद्यांश आपका कुछ इस तरह से दिया गया है और इसके अथवा में जो आपका गद्यांश दिया गया है वो कुछ इस तरह से दिया गया है। जो अथवा में ये वाला गद्यांश दिया गया है इसी का सप्रसंग व्याख्या मैंने आपको करके दिखा रखा है। सप्रसंग व्याख्या करने के लिए स्टार्टिंग की लाइन हमने ले ली है कि दुख और सुख तो मन, और फिर डैश 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 डैश, और फिर लास्ट की लाइन ले ली है दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर संदर्भ में आ जाएंगे जिसके अंदर पाठ का नाम क्या है, कुटज है। लेखक कौन है हमारे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। प्रसंग के अंदर आप लिख देंगे कि लेखक ने कुटज के जीवन को प्रेरणादायी बताते हुए सुखी और दुखी जो होते हैं व्यक्तियों की विवेचना की है। यानी सुखी व्यक्ति और दुखी व्यक्ति जो होते हैं उनकी विवेचना यहाँ पर की है। इसको यहाँ पर प्रेरणादायी इंस्पायरिंग बताते हुए कुटज को, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपको पूरा व्याख्या कर देना है इस तरह से, जैसे कि लेखक कहता है कि सुख और दुख तो मन के दो भाव है, ठीक है। जो आपका सुख होता है और दुख होता है ये मन के दो भाव हैं बच्चों, ठीक है। कभी हमें सुख मिलता है तो कभी दुख मिलता है। आप भी देखते होंगे ना, जैसे मान लीजिए अभी आप कल अपना बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, अगर पेपर बहुत अच्छा गया तो आपको सुख मिलेगा मन ही मन। ऊपर से तो अपने दोस्त को बोलेंगे कि अरे यार भाई बहुत बेकार पेपर गया, बहुत बेकार पेपर गया। लेकिन अच्छा पेपर जब जाएगा तो मन ही मन आप एकदम, आपके मन में लड्डू फूटेगा। वो एक ऐड नहीं आता है, आपके मन में लड्डू फूटा, ठीक है। तो उसी तरह से आपके मन में लड्डू फूटेगा और मन ही मन आप जो है अपने टीचरों को धन्यवाद देंगे कि धन्यवाद टीचर जी, आपने जो पढ़ाया उसमें से बहुत कुछ आया है, ठीक है। तो इस तरह से, और जब पेपर बुरा जाएगा तो अपने दोस्त को भी वही बोलेंगे, वही बात कि भाई पेपर खराब गया, और मन में भी यही चल रहा होगा यार पेपर खराब गया है। तो सुख और दुख जो है दोनों मन के दो भाव है। व्यक्ति सुखी भी रह सकता है और दुखी भी। जिस व्यक्ति का मन अपने वश में है वह सुखी है, और जिस व्यक्ति का मन अपने जो है कि वश में नहीं होता है वो दुखी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आगे बताया गया है कि अर्थात दूसरों के अधीन
होता है, मतलब जो व्यक्ति का मन उसके वश में नहीं होता वो दूसरों के अधीन हो जाता है, वह दुखी रहता है। ऐसे लोगों की संकल्पना शक्ति यानी क्षीण कमज़ोर होती है, उनकी संकल्पना शक्ति क्या होती है? कमज़ोर होती है, ठीक है? और यहाँ बताया गया है कि स्वयं को छोटा समझते हैं वो, ठीक है? और दूसरों की चापलूसी वगैरह करते हैं। इस तरह से आप पूरा का पूरा व्याख्या कर सकते हैं बच्चों, ओके? फिर लास्ट में विशेष के अंदर आप लिख देंगे कि दुःख और सुख की समीक्षा की गई है इसके अंदर। फिर विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, ये लिख सकते हैं। संस्कृति निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग देखने को मिलता है। तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं बच्चों, ओके? वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए बच्चों। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है बच्चों इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए, तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठोको लाइक, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, अब हम लोग आ गए हैं 14वें प्रश्न के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं, 2 में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर आपको 60 शब्दों में देना है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह वास्तव में उजाड़ की अपसभ्यता है। स्पष्ट कीजिए, जिसको हम विकास की औद्योगिक सभ्यता मानते हैं ना, ये अच्छी सभ्यता मानते हैं, वास्तविकता तो ये है कि वो उजाड़ की सभ्यता है भाई, इसके बारे में आपको बताना है। तो आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें प्रकृति से काट दिया है। आज का जो औद्योगिक विकास हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसने हमें प्रकृति से पूरी तरह से काट दिया है। हमारे नदी नाले सूख गए हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ठीक है, या हो गया है। गैसों द्वारा तापमान बढ़ रहा है धरती का, इसके कारण समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है। धरती के ध्रुवों पर जो जमी हुई बर्फ है वो पिघल रही है, मौसम का चक्र बिगड़ रहा है। लद्दाख में बर्फ की जगह पानी गिरना और बाड़मेर के गांव में बाढ़ में डूब गए हैं। यही कारण है कि मालवा में अब डगडग रोटी पग पग नीर नहीं मिलता है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। इसके ऊपर भी ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि मालवा में डगडग नीर जैसो कि और रोटी पग पग नीर नहीं मिलता है, इससे क्या अभिप्राय है? तो इससे यही अभिप्राय है कि विकास के कारण, औद्योगिक विकास के कारण हम लोग प्रकृति से कट गए हैं और पूरा जो है धरती पर प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, अलग अलग तरह की चीज़ें मानव कर रहा है, जिससे कि हम धरती को यहाँ बर्बाद करने की ओर ले जा रहे हैं। बाकी आंसर जो आप देख रहे हैं यही आंसर आपको लिखना है बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी यही लिखना है और नीचे की जो लाइन है इससे अगर क्वेश्चन बनेगा तो उसका आंसर भी आपको यही लिखना है बच्चों, ओके? इसी में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है। अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि गांव में ज्ञात अज्ञात वनस्पतियों, जल के विविध रूपों और मिट्टी के अनेक वर्णों आकारों का ऐसा समस्त वातावरण था जो सजीव था। विशकोहर की माटी पाठ के आधार पर आपको वर्णन करना है। तो आंसर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि विशकोहर का जीवन पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। शरद एवं वर्षा ऋतु के विविध दृश्यों एवं उनके साथ ग्रामीण जीवन के संघर्षों का अंकन देखने को मिलता है। अनेक प्रकार के फूल, फल, सब्जियां एवं विविध प्रकार की वनस्पतियों के साथ पलता जीवन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है विशकोहर का, ठीक है? विशकोहर क्या है? लेखक का गांव यहाँ पर। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप? अभी विद्यालय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलती रहती हैं। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो हिंदी के आप 20 सैंपल पेपर्स की PDF बाय कर सकते हैं। इन 20 सैंपल पेपर्स में हमने आज तक का अपना सारा एक्सपीरियंस आपको दे रखा है। जो भी क्वेश्चंस हमें लगते थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले 10 साल के पेपर में बार बार रिपीट हो रखे हैं, वो सारे क्वेश्चंस, MCQ, अभिव्यक्ति माध्यम के क्वेश्चंस, 1 स्टेप सॉल्यूशन आपको जो है इन 20 सैंपल पेपर्स में देखने को मिल जाएगा। तो आज ही इन 20 सैंपल पेपर्स को लीजिए। लेने के लिए आपको सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नया व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे तो इसका जो प्राइस है वो 199 रुपीज़ है, लेकिन अगर उनको आप VSP07 करके ये कूपन कोड देते हैं तो केवल 99 रुपीज़ में आपको 20 सैंपल पेपर्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं बच्चों, ठीक है? आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।